सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, जहां दो लोगों की खूब चलती है, पहली सेना और दूसरी है मौलाना। पहले भी सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता तक नहीं हिलता था और आज भी ऐसे मुनीर पाकिस्तान से जुड़े सभी फैसले ले रहा है। ऐसे ही मौलानाओं का रसूख पहले भी था और आज भी है। दोनों के प्रभाव का नतीजा यह रहा है कि पाकिस्तान में न तो शिक्षा के हालात सुधरे और न ही स्वास्थ्य के। 2 करोड़ बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूल से बाहर हैं। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो जिंदा है। बच्चे यहां आज भी अपाहिज हो रहे हैं और इसकी वजह है मौलानाओं का फतवा। आखिर क्यों मौलाना पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ हैं? क्यों पोलियो वर्कर्स पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो भी आज की 21वीं सदी में? देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुनीर के मौलाना वर्सेस साइंस। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती। पाकिस्तानी पढ़ेगा तो मौलाना कैसे बढ़ेगा? जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। मौलाना पाकिस्तान को बीमार बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? चांद पे पानी नहीं है, चांद पे खाना पीना नहीं है। कितनी देर का खाना ले जाते हैं आप? वो जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से? पाकिस्तान को कट्टरपंथी मौलानाओं ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जिन युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में बंदूक है। पाकिस्तान में बच्चे लंगड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है। भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के केस आते ही जा रहे हैं। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे बचाव के जरिए रोका जा सकता है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन। यही वजह है कि समय समय पर पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो इस बीमारी से सुरक्षित रहें। लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में पोलियो वैक्सीन को लेकर डर और गलतफहमियां फैली हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना है। मौलानाओं ने भ्रम फैलाया कि पोलियो ड्रॉप से बांझपन होता है और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा इसे इस्लाम के खिलाफ भी बताया गया है। पाकिस्तान की सरकार इस साल 3 बार पोलियो मुक्त अभियान चला चुकी है। 159 देशों को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के 20 नए केस आ चुके हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 70 था। सबसे खराब हालत सिंध की है। यहाँ 85% परिवारों ने अपने बच्चों को पोलियो वायरस की खुराक पिलाने से मना कर दिया। मौलानाओं के फतवों की वजह से पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान कई बार स्वास्थ्य कर्मियों पर आतंकी हमले हुए हैं। कई स्वास्थ्य कर्मी मारे भी गए हैं। इससे लोग डरते हैं और पोलियो अभियान सही से नहीं चल पाता। मासूमों की जिंदगी खराब हो रही है, तो जितनी जिम्मेदारी मौलानाओं की है उतनी ही पाकिस्तान की सरकार की भी है। करप्शन की वजह से सरकारी पॉलिसीज अवाम के खिलाफ बनाई जाती हैं, जिससे सेना, सरकार और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2 करोड़ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं। सबसे बुरी हालत पंजाब की है, जहां से सेना का चीफ भी है और सरकार का चीफ भी। पाकिस्तान के पंजाब में 96 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें 47 लाख लड़के और 48 लाख लड़कियां हैं। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इनमें 37 लाख लड़के और 40 लाख लड़कियां शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 49 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 20 लाख लड़के और 29 लाख लड़कियां हैं। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हैं, इनमें 14 लाख लड़के और 15 लाख लड़कियां शामिल हैं। पाकिस्तानी मौलानाओं की क्लास अगर आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि क्यों दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है।
पाकिस्तानी मौलानाओं का अपना ही साइंस है और जो असली साइंस है उस पर इन्हें भरोसा नहीं। मुनीर के कट्टरपंथी मौलानाओं ने अवाम के मन में जहर घोल दिया है। इतनी नफरत दिमाग में भर दी है कि अब ये सही और गलत के बीच का अंतर नहीं कर पाते। इन मौलानाओं के मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जाती है, युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इंटरनेट के सहारे आगे बढ़ रही है। इंटरनेट एजुकेशन बिजनेस के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मौलानाओं को इसमें भी साजिश नजर आती है। पाकिस्तान में धार्मिक मामलों पर सबसे बड़ी सलाहकार संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इंटरनेट पर बैन कंटेंट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन को इस्लामिक कानून के खिलाफ बताया था। उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। आम पाकिस्तानी जिसने थोड़ी बहुत भी शिक्षा हासिल कर ली है, उसे समझ में आ गया है कि मौलानाओं का फतवा सिर्फ उनके ही फायदे के लिए होता है। जब तक वो लोगों को डराएंगे नहीं, धर्म का डर दिखाएंगे नहीं, तब तक उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। देखिए, इस जो फतवा है इसके ऊपर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। ठीक है कि ये कौन सा फतवा है जो इन्होंने दे दिया है। इनको फतवा देना ही था तो मोबाइल पर दे देते, टीवी पर दे देते कि ये हराम है, कैमरे पर दे देते। और सबसे बड़ी अहम बात कि जो फतवा देने वाले हैं वो उसके ऊपर फतवा दे रहे हैं जो वेबसाइट ब्लॉग है हमारे पाकिस्तान। देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखें, वो चीज़ उस वेबसाइट पर दी जा रही है जिसको वो ब्लॉक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे वजीर आजम साहब मोहतरम गैर शरई काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे वुज़रा हैं जो गैर शरई काम कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं मौलाना साहब से कहूँगा कि उनको किस अदालत में आप लेकर जाएंगे कि वो सादिक व अमीन रहे भी हैं या नहीं रहे, ठीक है ना जी। और यकीन जाने इन नाम नेहाद, इनको तो मेरा ख्याल है मौलवी नहीं कहना चाहिए या आलिम नहीं कहना चाहिए। अच्छा। ये उनके म्यार पर नहीं उतर रहे। ये कोई और ही लोग हैं जिन्होंने उनका लिबादा पहना हुआ। जब से पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ी है, पाकिस्तानी मौलाना और मजबूत हो गए हैं, लेकिन इन मौलानाओं के फतवों का असर आम पाकिस्तानी पर हो रहा है। बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, बच्चियों का स्कूल छूट रहा है, कारोबार करने वालों का बिजनेस प्रभावित हो रहा है और इन मौलानाओं के मदरसा फैक्ट्री से सिर्फ और सिर्फ जिहादी निकल रहे हैं। यूपी में गैंगस्टर हों या कुख्यात बदमाश, दंगेबाज हों या कानून व्यवस्था के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग, सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार खुली चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा के बाद भी बाबा ने दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और बरेली में अब उसी का असर देखा जा रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर के गुर्गों पर कैसे बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तौकीर के ठिकानों को कैसे जमींदोज किया जा रहा है, आप खुद देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। बरेली में लगातार दूसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। मौलाना तौकीर के गुर्गे मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला मार्केट को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड की है। ये 3 मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स मोहम्मद आरिफ का है। वही आरिफ जो बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर का खास गुर्गा है और बरेली दंगे का आरोपी भी है। बरेली के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ की प्रॉपर्टी पर लगातार दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। पीटर इंग्लैंड का ये आउटलेट मोहम्मद आरिफ का है, जिसे जमींदोज करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बीडीए का बुलडोजर बिना किसी रुकावट के चल रहा है। आउटलेट की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। पीलीभीत बाईपास रोड पर ही आरिफ का मैरिज हॉल
फ्लोरा गार्डन समेत कई अवैध प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर ताबड़तोड़ पीले पंजे का लगातार प्रहार चल रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मोहम्मद आरिफ की 2 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया था। एक बिल्डिंग को तो पहले ही जमींदोज कर दिया गया और अब दूसरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। पोकलैंड मशीन से अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। कल जो हमारे के 2 बिल्डिंग चिन्हित की गई थी, एक बिल्डिंग पूरी तरह गिर गई थी, ध्वस्तीकरण हो गया था अब इसके अनुपात में, लेकिन एक बिल्डिंग का पार्ट काफी बचा रह गया था, तो उसी का बचा पार्ट कितना टाइम लगने की संभावना है इसमें? तो शाम तक ही हो पाएगा। शाम तक हो पाएगा। कौन कौन सी टीमें लगी हैं, कितनी यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं? पोकलैंड मशीन लगाई गई? पोकलैंड मशीन आज लगाई गई। कल तो पोकलैंड मशीन वहाँ पर थी, कल यहाँ पर होनी थी, आज पोकलैंड मशीन। सर क्या आज फ्लोरा गार्डन में भी एक्शन होगा? फ्लोरा गार्डन 26 सितंबर को बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ की बिल्डिंग्स पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बुलडोजर वाले एक्शन के पहले दिन बीडीए ने जगतपुर इलाके के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। आरिफ के 2 मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया। करीब 1.5 दर्जन दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बिल्डिंग के गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कुछ सेकंड के बाद जब धूल छटी तो वहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा पर अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। शुरुआती जांच में इनमें से 7 मामलों में तौकीर रजा को नामजद किया गया था। मौलाना तौकीर फिलहाल फतेहगढ़ की जेल में बंद है। बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 के तहत अब पीलीभीत बाईपास रोड पर बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस के आला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पीलीभीत बाईपास रोड पर बीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दृष्टिगत सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा का भाव रहे और इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पर एसएचओ हैं, सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं यहाँ पे। बरेली दंगे के आरोपी आरिफ की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बुलडोजर के निशाने पर है। आरोप है कि तौकीर रजा के गुर्गे आरिफ ने ये प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से खड़ा किया है। बीडीए के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया था। बिना नक्शा पास कराए मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाया था। जांच के दौरान जब बीडीए ने इसे अवैध पाया तो पहले नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा था, लेकिन तय समय में जब अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया तो बीडीए अब बुलडोजर से इसे हटवा रही है। देवभूमि हिमाचल में भी योगी का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल के विकास नगर की, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। विकास नगर का ये वही इलाका है जहां अवैध कब्जों में कई सालों से लोग रह रहे थे। प्रशासन ने लोगों से खुद अवैध कब्जा खाली करने की अपील की थी। बार बार नोटिस के बावजूद जब कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। राजस्व विभाग के साथ प्रशासनिक टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अवैध कब्जे के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हर हाल में शक्ति नहर के दोनों किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया ही जाएगा। महाराष्ट्र में तेंदुए का खौफ इस वक्त इस कदर पसर गया है कि पुणे, नवी मुंबई समेत कई गन्ना बेल्ट जो हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। सरकार इस परेशानी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुड़ी हुई है। वन विभाग की टीम फील्ड में उतर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद तेंदुए का अटैक नहीं रुक रहा। 36 घंटे के भीतर पुणे में 2 बच्चों पर तेंदुए ने हमला किया। गनीमत यह रही कि दोनों बच्चों की जान बच गई, लेकिन वन विभाग ने तेंदुए का खौफ खत्म करने के लिए अनोखा हथियार आम लोगों के हाथ में थमा दिया है। इस हथियार से कैसे लोग खुद को बचा पाएंगे, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कई जिलों में आदमखोर खुला घूम रहा है। लोग घरों में कैद हो गए हैं।
खेत खलिहान सूने पड़े हैं। शाम ढलते ही चौक चौराहों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं काम के लिए घरों से नहीं निकल रही। महाराष्ट्र के कई जिलों में अघोषित आपातकाल लगा है, क्योंकि न जाने कब और कहां से तेंदुआ अटैक कर दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं। पहले आपको पुणे से सामने आए कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे। 2 दिन पहले का ये वीडियो है, जहां 2 तेंदुओं की हलचल कैमरे में कैद की गई। गन्ने के खेतों में ये तेंदुए देखे गए, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। पुणे की ही एक और तस्वीर देखिए। सड़क किनारे तेंदुआ टहलता नजर आया, जिसके चलते वहां से गुजर रहे कार सवार दहशत में आ गए। तेंदुए को देखने के बाद अपनी गाड़ी धीमी कर ली। गाड़ी की हेडलाइट पड़ने के बाद तेंदुआ खेतों की तरफ भाग गया। ये वीडियो भी पुणे का ही है। यहाँ पालतू जानवरों के बाड़े की तरफ तेंदुआ शिकार की तलाश में आ गया। पूरे बाड़े को कवर किया गया था ताकि तेंदुए के अटैक से बचाया जा सके। इस दौरान तेंदुआ काफी देर तक एक ही स्पॉट पर खड़ा रहा। पुणे की ये तस्वीर तो और भी डराने वाली है। यहाँ के रिहायशी इलाके में एक साथ 4 तेंदुए घुस आए। इन सभी तेंदुओं की मूवमेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। काफी देर तक इनकी हलचल होती रही। तेंदुए भागते गुर्राते नजर आए। सरकार ने तेंदुए के हमलों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वन विभाग की टीम पूरी मशीनरी लेकर फील्ड पर उतर आई है। इसके बावजूद तेंदुए के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तेंदुए का सबसे लेटेस्ट अटैक पुणे के खेड़ तहसील इलाके में हुआ है। यश नाम का 14 साल का बच्चा गाय को लेकर खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक हाथ लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया। बच्चे के शरीर पर जख्म के 20 निशान लगे हैं। सिर पर गंभीर चोट आई है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेंदुए के हमले से बच्चा बुरी तरह से डरा हुआ है। मेरी मम्मी वासों को गए वह खेत में, तो मैं पीछे गए। पाट थे वो, मैं उड़ी मारने गया तो वो मेरे मस्तक पे वार किया उसने और मुझे खाल पर। आपके सीधे सिर पर वार किया? अच्छा, तो क्या आप देखे थे कहाँ छुप कर बैठा था? नहीं। हाँ? नहीं। जब आप पर हमला किया उस दौरान क्या क्या वो ये बताइए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई बढ़ रहा तो मुझे बढ़ रहा था वो। तो मैं चिल्लाया और मेरी मम्मी को आवाज नहीं 2 बार दिया, तो मम्मी ने आवाज दिया और वो लाम पीछे गए। अच्छा, पीछे गया। तो आपके हाथ पे भी चोट दिखा रही है, क्या हुआ था? क्या आपने अपने को कैसे बचाने का प्रयास किया जब उसने आपको पकड़ा? मैंने ऊपर हाथ लिया तो उसने एक दांत लगाया उस पर। इससे पहले पालघर जिले में 11 साल के एक स्कूली छात्र पर तेंदुए ने खौफनाक हमला कर दिया। 11 साल का मयंक शाम को स्कूल खत्म होने के बाद पटवी पाड़ा में अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ झाड़ियों से निकला और उस पर झपट पड़ा। तेंदुए का पहला वार सीधे मयंक के कंधे पर लगे बैग पर हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि तेंदुए के पंजों से उसके हाथ पर गहरे घाव हो गए। हमले के बावजूद मयंक ने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर जोर से चिल्लाया और उसके साथ चल रहा दूसरा लड़का तेंदुए पर पत्थर फेंकने लगा, जिसके बाद तेंदुआ वापस झाड़ियों में लौट गया। के खेती में समझो काम करने पानी भरने गए हो। पुणे की जुन्नर तहसील तेंदुए से सबसे अधिक प्रभावित है। तेंदुए से मुकाबले के लिए वन विभाग की टीम ग्रामीणों को त्रिशूल बांट रही है। अगर तेंदुआ हमला करता है तो कैसे त्रिशूल के जरिए आत्मरक्षा करनी है। अगर वो आप जाते इंसिडेंटली और वो आता है तो ये सेफ्टी का इक्विपमेंट है आपके पास, इससे अपनी सेफ्टी हो सकती। तो अगर सामने से आता है तो उसको ऐसा करके डरा सकते हैं। और वो भी बहुत शाय प्राणी है, उसको अगर लग गया और उसको पता भी चल गया ये मेरे पर अटैक कर रहे तो वो भाग जाएगा। ये सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसलिए आपको दे रहे। खास करके गन्ने की खेती में जब जाएंगे आप तब यूज करना है, साथ में लेके जाना चाहिए। साथ में परमानेंट हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर गन्ने में पानी भर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि ये यूज करना, साथ में लेके जाना ही जाना है। इसलिए वन विभाग जुन्नर ने ये आपको दिया है। अब हर ग्रामीण के हाथ में ये त्रिशूल नजर आ रहा है। इसकी मदद से ग्रामीण खुद को सुरक्षित रख ही पाएंगे, साथ ही आदमखोर के हमले का जवाब भी दे सकेंगे।
वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को त्रिशूल चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए अब खुद आम लोग भी सतर्क हो गए हैं। वन विभाग द्वारा आत्मरक्षा के लिए इस तरह के त्रिशूल जो है वो गांव वालों को बांटे जा रहे हैं। इन त्रिशूल के पीछे बड़ी वजह यही है कि पहले जो सिर्फ रात के वक्त कभी कभार तेंदुआ निकलता था, अब वो दिन में कभी भी दिखाई देता है। सुबह का वक्त हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी वक्त गांव में किसी भी कोने में अचानक से तेंदुआ आ जाता है और हमला कर देता है। और इसी डर की वजह से अब वन विभाग ने इस तरह के त्रिशूल बांटे हैं। इस समय हम एक गांव में हैं, ये इस गांव के जो लोग हमारे साथ हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इस गांव में किस तरह की दिक्कत है। आप मुझे बताइए जरा, अब ये त्रिशूल आपको दे दिया गया है, कब से आपके गांव में इस तरह से तेंदुआ आ रहा है और अब तक कितने हमले की घटनाएं हो चुकी हैं? कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। तेंदुओं की दिक्कत हमारे यहाँ गांव में बढ़ती ही जा रही है। दिन में रात में अभी खेती में जाना का दिक्कत की बात हो गई है। स्कूल के बच्चे 6 बजे के बाद गांव और जो खेती घर है वो 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों लोगों को डर लगता है शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। कुत्ते बचे नहीं गांव में, अब किधर भी अभी जो गाय भैंस है वो भी पालना, बकरी भेड़ बकरी सब पालना बंद कर दिया है। पुणे में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात विकट बने हुए हैं। तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत है। रेड जोन वाले इलाकों में 500 से ज्यादा हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि तेंदुओं को पकड़ा जा सके। 2 दिन पहले एक तेंदुए को इसी तरह से जाल बिछाकर पकड़ा गया था। पुणे में लोगों को तेंदुओं के हमले से बचाने के लिए पूरी मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद है। एआई तकनीक की मदद से ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिनकी रेंज में आते ही सायरन बजने लगेगा। पुणे में तेंदुओं की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो खेतों से बाहर निकलकर इंसानी बस्ती में आ रहे हैं। ऐसे में हर तेंदुए पर नजर रखना वन विभाग के लिए संभव नहीं है और इन तेंदुओं के इंसानी बस्ती में आने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और लोगों को अलर्ट करने के लिए अब वन विभाग एआई की मदद ले रहा है। एआई तकनीक के सहारे एक नई प्रणाली को विकसित किया गया है, वो तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। यहां पर ये एक सायरन लगाया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो टॉप में एक कैमरा है, उसके ठीक बगल में एक लाउड स्पीकर जैसी एक इक्विपमेंट है, उसके नीचे आप लाइट देख रहे हो। और यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, लेपर्ड डिटेक्शन ट्रैक एआई। तो इस तरह की एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि एआई तकनीक से लोगों की जान कैसे बचाई जा सकेगी। जैसे ही तेंदुआ कैमरे की रेंज में आएगा, 1 किलोमीटर का पूरा एरिया गूंज उठेगा। वन विभाग से लेकर आसपास की पूरी टीम को तेंदुए की एंट्री का मैसेज पहुंच जाएगा। लोग तो सावधान होंगे ही, वन विभाग के लिए तेंदुए को पकड़ने में आसानी भी होगी। ये सिस्टम मांजरवाड़ी का प्रॉब्लम देख के हमने काफी जगह इंस्टॉल की है। ये सिस्टम इसलिए कारगर है कि लेपर्ड आने से पहले आदमी अलर्ट हो जाता है। ये सिमी ट्रैक एआई सिस्टम लगाया है। इसमें एक हैलोजन है, इसमें एक सायरन है और इसमें एक फ्लेक्सिबल कैमरा है। फ्लेक्सिबल कैमरे की रेंज कम से कम 80 या 100 मीटर तक जाती है, विजुअलिटी के डिपेंड से। वहां पर उस एरिया में कहीं भी लेपर्ड जाता है और लेपर्ड डिटेक्ट हो जाता है तो तुरंत एक सायरन आता है, एम्बुलेंस की तरह बड़ा सायरन आता है जो कि बड़ा आवाज में आता है। इससे क्या होता है, सभी अलर्ट मोड में जाते हैं। आसपास के जो घर देख रहे हैं या कोई 2 व्हीलर से आ रहा है या कोई खेत से आ रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है आंगन में, तो इससे क्या हो जाता है, अलर्ट मोड में जाता है। उनको समझ में आता है इधर कोई तो लेपर्ड आया है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कलयुगी पति ने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपी हाथ में तमंचा लेकर पड़ोसी की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और तमंचा लहराते हुए खुद को गोली मारने की धमकी देता रहा। कई घंटों के ड्रामे के बाद पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी पति हाथ में तमंचा लेकर पड़ोसी की छत पर है। बताओ रामवीर क्या कहना चाह रहा हूँ? तमंचा फेंक दूंगा मेरे पास है? अच्छा तमंचा फेंको, मैं ऊपर आता हूँ। फेंको तमंचा। पुलिस हत्यारे पति को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। क्यों रामवीर?
सुनो यार, यार तू बात तो कर ले। तूने मुझे कॉल किया कि नहीं किया? क्यों किया था? अच्छा बता। पुलिस ने उसे उतारने की कोशिश की तो खुद को गोली मारने की धमकी देते हुए 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। बड़े साहब आ गए, कोई दिक्कत है तो अपनी बात रख। बताओ कब तक खड़े रहोगे वहां? पुलिस अफसर लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो तमंचे के साथ छत पर इधर से उधर घूम रहा है। अच्छा बात सुनो, तुम तमंचा इधर फेंको। सबको हटा दे रहे हैं हम, चलो तो हटा देते, तुम फेंको तमंचा। फेंक दो, फिर बैठे रहो तुम, चलो ऊपर। पुलिस के अधिकारी उसे नीचे उतारने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन वो छत पर तमंचे के साथ मौजूद है। सुन, किसी की नहीं आ रहा। ऊपर तुम्हारे पास पानी पियोगे? पानी नहीं पियोगे? पिताजी को बुलाएं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की हैं। सैफनी थाना इलाके के रायपुर माजरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी शीला की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी के सिर में तमंचे से गोली मारने की खबर जब गांव में फैली तो अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। हत्याकांड के बाद मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब आरोपी पति तमंचा लेकर पड़ोसी के मकान की छत पर चढ़ गया। आरोपी रामवीर छत से लगातार तमंचा लहराता रहा और पुलिस को चुनौती देता नजर आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एएसपी, सीओ समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी रामवीर को सुरक्षित गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटे रहे। अच्छा बात सुनो, तुम तमंचा इधर फेंको। सबको हटा दे रहे हैं हम, चलो तो हटा देते, तुम फेंको तमंचा। फेंक दो, फिर बैठे रहो तुम, चलो ऊपर। सुन, किसी की नहीं आ रहा। ऊपर तुम्हारे पास पानी पियोगे? पानी नहीं पियोगे? पिताजी को बुलाएं। करीब 7 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने समझदारी से काम लेते हुए आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, ग्राम रायपुर मजरा थाना क्षेत्र सैफनी निवासी रामवीर द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हत्या की इस वारदात के बाद जहां गांव में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामूली घरेलू विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों में एक ही चर्चा चल रही है कि भले ही पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। एमपी के भोपाल में वर्दी का नशा एक पुलिस वाले पर ऐसा दिखा तुरंत स्कूटर भी ठीक हो जाए और 250 रुपए भी ना देने पड़े। इसके लिए हेड कांस्टेबल ने सर्विस सेंटर के कर्मचारी को बुरी तरह से पीट दिया। जमीन पर गिलाकर हेड कांस्टेबल के साथ मौजूद पुलिस वाले मूकदर्शक बने रहे। डायल 112 से भी मदद नहीं मिली। क्या है घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीडियो में 5 पुलिस वाले दिख रहे हैं। तभी उसमें से एक पुलिस वाला एक युवक को जोरदार थप्पड़ मारता है, कपड़े खींचकर नीचे गिरा देता है और फिर लात से मारता है। लेकिन वहां मौजूद 4 पुलिस वाले चुपचाप देख रहे हैं। उनमें से कोई भी युवक को बचाता नहीं है। वहां मौजूद एक शख्स जब युवक की पिटाई का वीडियो बनाता है तो पुलिस वाला वीडियो बनाने वाले युवक पर भड़क जाता है और मारपीट करने लगता है। ये पुलिस वाले मार रहे चेतक वर्कर शॉप पे आके। ये देखो सबके सब पुलिस वाले वीडियो बनाएगा। सीधे हाथ उठा के बता, हाथ उठा के उठा। वर्दी के नशे में चूर पुलिस वाला वीडियो बनाने वाले शख्स को पीटने की कोशिश करता है। वहां मौजूद लोग उसे बचाते हैं।
वर्दी के नशे में चूर इस पुलिस वाले का नाम राम अवतार धाकड़ है, जो भोपाल के बैरागढ़ थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। राम अवतार धाकड़ जिस युवक को पीट रहा है उसका नाम सचिन कुमार कुशवाहा है, जो सर्विस सेंटर में बतौर सर्विस एडवाइजर काम करता है। सिर्फ 250 रुपए न देने के लिए राम अवतार ने सचिन को बुरी तरह से पीट दिया। शनिवार शाम को राम अवतार धाकड़ अपने स्कूटर का ब्रेक लीवर ठीक करवाने पहुंचा था। सचिन ने राम अवतार से ब्रेक लीवर के पैसे मांगे। राम अवतार को मात्र 250 रुपए देने थे। राम अवतार ने पैसे देने से मना कर दिया। राम अवतार ने सचिन से इंश्योरेंस से काम करने को कहा। सचिन इंश्योरेंस से काम करवाने के लिए तैयार हो गया। सचिन ने स्कूटर छोड़कर जाने के लिए कहा। सचिन ने क्लेम सेटल होने में 1 हफ्ते का वक्त बताया। राम अवतार धाकड़ ने जैसे ही 1 हफ्ते गाड़ी छोड़कर जाने की बात सुनी, भड़क गए और सचिन कुशवाहा को पीटने लगे। राम अवतार धाकड़ का ऑर्डर था तुरंत ब्रेक लीवर बदला जाए, क्योंकि वो स्कूटर छोड़कर भी नहीं जाएंगे। तुरंत और बिना इंश्योरेंस के काम कराने के लिए 250 रुपए भी नहीं देंगे। लेकिन सचिन ने इंश्योरेंस की पूरी प्रक्रिया ही बताई थी। पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों का आरोप है कि डायल 112 पर जब पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस वाले तो आए, लेकिन उन्होंने पीड़ित पक्ष की मदद नहीं की, बल्कि अपने साथी पुलिस का समर्थन करने लगे। सचिन और वीडियो बनाने वाले युवक को पीटने के आरोप में राम अवतार धाकड़ को सस्पेंड कर दिया गया है।